अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। डिटर्मिन क्या करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? लॉ ऑफ डिमांड तो हमने सिंपल पढ़ा था कि प्राइस बढ़ी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस गिरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, ठीक है। अब वो प्राइस इलास्टिसिटी ये बताते कि किस हद तक बढ़ी या कम हुई, सही। कोई प्रोडक्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकती है, वैसे थियोरेटिकली है ये, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि 1000 की चीज़ जो है लाख में बेच दो तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तब भी लोग पूरी की पूरी उतनी खरीदें, नहीं भाई, वो क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे फिर, ठीक है। बहरहाल तो सिर्फ परफेक्टली इनइलास्टिक है ये, और ये परफेक्टली इलास्टिक का केस था, लेकिन हम समवेयर इन बिटवीन बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये रिलेटिवली इलास्टिक है जबकि ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ठीक है ना। तो अगर दो को, येलो को और ब्लू को कंपेयर करें तो येलो वाला कर्व इनइलास्टिक है और ब्लू वाला कर्व इलास्टिक है, और एक और कर्व बनाता हूँ तो वो भी इलास्टिक ही है लेकिन वो यूनिट इलास्टिक है, बिल्कुल एज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल जिस प्रोपोर्शन में प्राइस कम हो रही है उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। सो व्हाट डिटर्मिन्स हाउ मच प्राइस इलास्टिसिटी शुड बी देयर? तो इसका एक जनरल आंसर है कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही क्या है। अगर उसके पास ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो वो प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक होगी, ठीक है। अगर एक सप्लायर प्राइस अपने बढ़ा देता है किसी वजह से तो कंज्यूमर किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इलास्टिक हो गया। जितने ज़्यादा ऑप्शन उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक, क्लियर है। इस जनरल उसूल को लेके चलते हैं, ज़रा पढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, चल रहा है ना, ठीक है। Price elasticity of demand is primarily determined by the availability of alternatives for consumers, ठीक है, क्योंकि they are likely to switch to alternatives। अगर प्राइस चेंज हुए, प्राइस बढ़ गए तो किसी और अल्टरनेटिव पे सब्सटीट्यूट कर जाएंगे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस कम हो गए तो आपकी प्रोडक्ट पे आ जाएंगे वो, सही। द मोर अल्टरनेट ऑप्शंस द मोर इलास्टिक, द फ्यूअर ऑप्शंस द मोर डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या बताया मैंने, अवेलेबिलिटी। अगर सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी है तो आपकी डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी नहीं है तो इनइलास्टिक है। फिर प्राइस चेंज करोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, डिमांड वहीं की वहीं कैरीड रहेगी, ठीक है। प्राइस कम कर दो तब भी उतनी डिमांड रहनी और नहीं आ जाएगी, प्राइस बढ़ा दो तब लोग आपके कंज्यूमर्स भाग नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। ये इनइलास्टिसिटी होती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पारल तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के ऊपर बारी आती है। नंबर 2 प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे एक बहुत ही कम इनकम का हिस्सा खर्च करवा रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसरी है, 1000 रुपये की होती है, उसमें नमक के प्राइस क्या होता है, बहुत कम होता है, नमक डलता भी फिर बहुत कम है। तो एक ऐसी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के बजट, कंज्यूमर की जो बास्केट होती है, वो आगे हम देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बास्केट क्या होती है, तो कंज्यूमर बास्केट के अंदर से अलग अलग खर्चे हो रहे होते हैं। दफाम सोच लो, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा है पूरे साल, हाउसिंग पे, रहन सहन पे खर्चा कर रहा है, पहनने पे खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पे, खाने पीने, तो उसमें खाने पीने के अंदर कोई एक आइटम जो बहुत ही छोटी वैल्यू का है तो उसके प्राइस ऊपर नीचे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइलास्टिक ही होगी। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो कि उसके इनकम का मेजर बजट स्पेंड होता है जिसपे, जैसे गाड़ी है या हाउस है, हाउस का रेंट हाउस का रेंट बढ़ जाए, एक तो ऑलरेडी उसकी इनकम का मेजर बजट वहाँ पे खर्च हो रहा है, फिर हाउस का रेंट बढ़ जाए तो वो अपनी रहाइश तब्दील करेगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रोपोर्शन आपकी एक कंज्यूमर की इनकम का कितना हिस्सा स्पेंड होता है यूजुअली आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी किस नौयत की प्रोडक्ट है। फिर नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, कि लग्जरियस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो उसको छोड़ सकते हैं, नेसेसिटीज़ नहीं छोड़ सकते आप, वो प्राइस इनइलास्टिक होती हैं, मतलब उनकी जो इलास्टिसिटी है 1 से कम होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है नेसेसिटी की डिमांड जो है। तो नेसेसिटीज़ के केस में PED इज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। एडिक्टिव प्रोडक्ट्स क्या होंगी, प्राइस इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस बढ़ भी गए तब भी सिगरेट का जो वो है, अगर एडिक्ट है वो सिगरेट पिएगा, या कोई दूसरे नशों में एडिक्ट है तो वो करेंगे, या कुछ एंटरटेनमेंट या कोई सीजन्स हैं कि जिसके शुरू के एपिसोड्स देख लिए, अब बहुत ही सस्पेंस के साथ अगला एपिसोड आ रहा है, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ है, ओवर द टॉप कहलाता है, ठीक है ना।
तो OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम, जिस तरह के, तो वो, और उसकी सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी हो गई, लेकिन फिर भी लोग लेंगे बिकॉज उनको वो सीजन देखना है। अगर पायरेसी की तरफ नहीं जा रहे तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए, तो वो उस प्लेटफॉर्म की फीस भी पे करेंगे भले वो महंगी हो गई हो, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर सस्पेंस, मतलब सस्पेंस उनका चल रहा है अभी। पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज, ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉसिबल है ना कि आप पोस्टपोन कर सकते हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट है वो टाइमली है, मिसाल के तौर पर लाइव मैच पोस्टपोन नहीं हो सकता, तो लाइव मैच की टिकट्स प्राइस इन इलास्टिक हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो पोस्टपोनेबल है कि आज नहीं तो कल देख ली, कल नहीं तो परसों देख ली, और सस्पेंस आइटम भी नहीं है, कॉमेडी आइटम है कि कुछ सस्पेंस ब्रेक कर दे इससे पहले मैं देख लो, ऐसा भी मसला नहीं है, कॉमेडी कोई मूवी है, ये समथिंग लाइक दैट, तो बहुत महंगी है तो सही है, वेट, लेट्स वेट, वो जो है ना जब सस्ती हो जाएगी तब देख लेंगे। या कोई एक्टिविटी न्यू लॉन्च हुई है, अब वो एक्टिविटी बाद में भी हो सकती है, तो आपके अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने कहा बाद में कर लूँगा थोड़े प्राइस, तो आप उस एक्टिविटी को लेकर प्राइस इन इलास्टिक रहे, वो प्राइस इलास्टिक रहे, सॉरी सर, प्राइस इलास्टिक रहे कि जब गिरेंगे प्राइस तो कर लूँगा, क्योंकि वो पोस्टपोनेबल है। तो आप उस दिन का इंतजार करो जब प्राइस गिरेंगे तब तक, और फिर जब गिरेंगे तभी जाऊँगा, तो योर प्राइस इलास्टिक, क्योंकि अभी प्राइस बढ़े हुए हैं, तो बढ़े हुए प्राइसेस वाले ऑल्टरनेटिव से आप नहीं जा रहे, गिरेंगे तो चले आओगे, सही। लेकिन अगर पोस्टपोनेबल ना हो तो बढ़े हुए प्राइसेस पे भी आप जाके उस चीज़ को कंज्यूम करोगे शायद, अगर आपको उसका शौक है या एक्साइटमेंट है। मार्केट डेफिनेशन, अच्छा अब मैं मिसाल देता हूं, जनरली किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, टी, जनरली टी की डिमांड या कॉफ़ी की वो प्राइस इन इलास्टिक हो सकती है जनरली, क्योंकि पीपल आर काइंड ऑफ एडिक्ट टू इट, ठीक है ना। लेकिन टी के अंदर रहते हुए और नैरो जाएं किसी स्पेसिफिक टी ब्रांड के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइप की टी है, लेट्स सपोज दानेदार, अब वो उसके सप्लायर 3-4 अलग अलग है, एक भी है, वो भी है, या तीसरा भी है, या हो सकता है वो सारे सप्लायर उसमें से कोई एक अगर अपने प्राइस बढ़ाता है तो प्राइस इलास्टिक है, लोग दूसरे पे स्विच हो जाएंगे, तीसरे पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। जनरली टी के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि टी को सब्सटीट्यूट कर दे किसी और चीज़ से, कॉफ़ी से, इट इज़ नॉट सो ईजी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इन मतलब एशियन कंट्रीज़, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों पे वहाँ टी का ज़्यादा रिवाज है, चाय का ज़्यादा रिवाज है, तो चाय महंगे होने पे ये नहीं है इन जनरल कि कॉफ़ी पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, हाँ। लेकिन चाय में रहते हुए तो चाय तो प्राइस इन इलास्टिक है रिलेटिवली जनरली, लेकिन अगर थोड़ा नैरो डाउन करें और डीप जाएं, चाय में दानेदार एक कैटेगरी है, और वो दानेदार के प्राइस महंगे हो गए तो किसी और किस्म की टी के ऊपर स्विच हो सकते हैं, वो भी वैसी ही होगी, वो सब पकने के टाइमिंग का डिफरेंस होता है खाली, ठीक है, या थोड़ा बहुत जाके का उसमें और नैरो डाउन चले जाओ तो एक स्पेसिफिक दानेदार का सप्लायर है, वो अगर एक्सपेंसिव करता है तो दूसरे पे स्विच कर लेंगे। पहले ब्रांड लॉयल्टी एक पॉइंट तक टेस्ट होगी ना, उसके बाद तो लॉयल भी जाएंगे, कहेंगे क्या मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर, सही है। सो फॉर एग्जाम्पल मिठाई इन जनरल हो सकता है प्राइस इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, सॉरी, मिठाई इन जनरल शादियों के सीजन में हो सकता है प्राइस इन इलास्टिक हो, कि मिठाइयों के प्राइसेस बढ़ भी गए तो लोग खरीदेंगे शादियों के सीजन। लेकिन स्पेसिफिक ब्रांड्स के ऊपर आ जाओ, एक तो जनरल प्राइस इंक्रीज है कि 1000 वाले ने 1100 कर दी, 1500 वाले ने 1600 कर दी, 2000 वाले ने 2100 की कर दी, जनरली पूरी मार्केट अब गई है तो लोग फिर भी खरीदेंगे, कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। लेकिन नैरो तो जनरली जितनी क्वांटिटीज बिकती थी मिठाई की उतनी ही बिकेगी, तो प्राइस इन इलास्टिक है मिठाई की मार्केट लगभग, ठीक है। लेकिन अगर नैरो डाउन करे तो वो जो बंदा जो एक स्पेसिफिक दुकानदार जो 1500 की बेचता था उसने 1800 की कर दी, जबकि जो 1000 की बेचता था उसने 1100 की, तो 1500 कल तक दे रहे थे, ब्रांड नेम क्वालिटी, फिर भी लोग स्विच करेंगे 1000 से 11 के, भाई आफ्टर ऑल इट्स, अगर मिठाई और अगर 19-20 का फर्क है तो हम दूसरी वाली ले लेते हैं, क्लियर है। सो दिस इज नैरो डाउन, जितना करके जाओगे तो आपको सब्सटीट्यूट मिल सकते हैं, ठीक है, तो आप इलास्टिक होते हो। लेकिन अगर मार्केट को एज अ होल देखो कि पूरे तौर पे टी महंगी हो रही है ओवरऑल, तो उसकी जगह कि आप कॉफ़ी पे आ जाओगे तो नहीं, वो जितना ब्रॉडर रेंज पकड़ोगे तो उतना इलास्टिक, उससे भी ब्रॉड आ जाओ। फूड अगर महंगा हो रहा है एजुकेशन की बनस्बत, तो क्या फूड की जगह एजुकेशन लेना शुरू हो जाओगे, फूड ही लोगे, तो फूड को लेकर आप, तो जितने ब्रॉडर जाते आते उतने आप इन इलास्टिक होते चले आते, जितने नैरो डाउन कर रहे हो प्रोडक्ट की लाइन के अंदर तो आपको उतने सब्सटीट्यूट ऑल्टरनेटिव्स मिलना शुरू होता है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट पढ़ के ना समझते लेकिन अब समझ जाओगे। नैरोली डिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ टी, ठीक है ना, हैव मोर इलास्टिक डिमांड कंपेयर्ड टू ब्रॉडर कैटेगरीज जैसे टी इन जनरल,
चाय को जनरली देखें तो उसकी बनिस्बत कोई स्पेसिफिक चाय की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नैरो जाओगे उतने ज़्यादा आपको उसी कैटेगरी के अंदर और सप्लायर्स मिलते रहेंगे, तो सब्सटीट्यूटेबिलिटी आपकी बढ़ती है। लेकिन टी इन जनरल उसका सब्सटीट्यूट क्या है? टी इन जनरल का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है या कोई और किस्म की कोई बेवरेजेस हैं, लेकिन पीपल वुड नॉट सब्सटीट्यूट टी फॉर दैट। टाइम पीरियड कंसिडरेशन, ओके फाइन। डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक ओवर अ लॉन्गर पीरियड। जैसे ही चीज़ शुरू में लॉन्च होती है ना तो प्राइस इन इलास्टिक होती है, फिर बाद में जाते जाते शुरू में जितनी ऊपर प्राइस पे लॉन्च किया तो लोग फर्स्ट कमर्स के तौर पे या पहला जायका लेने के तौर पे या पहला कंजम्पशन के तौर पे उसको टाइम दे देते हैं, मतलब उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और बिलखुसूस वो चीज़ जो पोस्टपोनेबल ना हो, ठीक है। लेकिन अब लाइव मैच अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैच की रिकॉर्डिंग वो सस्ते में बिकेगी, जितनी पुरानी होती चली जाएगी चीज़, राइट। सो होता क्या कि आजकल कोई मूवी अगर लॉन्च होती है तो फर्स्ट वो सिनेमास में लॉन्च होती है, तो वहाँ से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। उस लॉन्च के बाद फिर क्या कहाँ जाती है? OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सही है। तो वो फिर प्राइस वाइज सस्ती हो गई, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे अगर ज़्यादा महंगी हुई तो लोग नहीं कंज्यूम करेंगे, नहीं देखेंगे। क्यों? पहली बात तो OTT प्लेटफॉर्म इतनी फीस पे नहीं करेगा। तो OTT प्लेटफॉर्म जब मूवी के राइट्स खरीदते हैं मूवी के प्रोडक्शन से, मूवी का प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, पैसा लगाता है सारा, फिर उसके हाथ में सारे राइट्स है किसको देते हैं? वो पहले सिनेमास को राइट्स मिलता है, सिनेमास के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको राइट्स मिलता है और वो सिनेमास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो उनसे बहुत फीस चार्ज होती है, क्योंकि उसके लिए पर टिकट एक कंज्यूमर जो है हजार रुपए दे रहा है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म से कंज्यूमर जो 1000 रुपए दे रहा है पूरे महीने के, समझ में आ रही है? तो कंज्यूमर को सस्ती पड़ रही है, तो कंज्यूमर को जहां सस्ती पड़ी तो वो प्लेटफॉर्म को भी सस्ती पड़ रही होगी सिनेमास की बनिस्बत, समझ में आ रही है? सो ओवर द टाइम उस मूवी ने अपनी, क्योंकि टाइम पीरियड गुजार लिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, इवेंचुअली OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सस्ती। तो टाइम पीरियड जितना बढ़ता जाता है प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा प्राइस इलास्टिक होती रहती है, ठीक है। कि अगर प्राइस बढ़ा दिए तो OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं लेंगे उसको, वो एक हद है जितने में लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हुए तो भाई इतनी पुरानी है, अब क्या